Hello students, welcome you all in your favorite platform online classes. Dear students, in my previous video I was teaching you people how to change an active voice into passive voice, and today we'll continue the same topic. Dear students, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, और मैंने आप लोगों को जो सेंटेंसेस बताए थे वो सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, और इसके अलावा वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में थे. आज देखो ये जो वाक्य दिख रहे हैं आप लोगों को, जैसे पहला लिखा हुआ है यू डिड नॉट स्टील माई पर्स, वी वर नॉट बाइंग पेंसिल्स, वी हैड नॉट टेकन टी बिफोर सनसेट. ये तीनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सारे पास्ट में हैं, और इसके अलावा ये निगेटिव हैं. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है. देखो पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि पैसिव वॉइस में बदलने का जो पहला नियम है वो ये होता है कि सबसे पहले हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं. तो पहले हम ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, यू डिड नॉट स्टील माई पर्स. तो स्टील ये आपकी वर्ब है, और उसके बाद माई पर्स ये है आपका ऑब्जेक्ट. याद रखो जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ जो नाउन आता है दोनों को साथ में रखा जाता है. अर्थात आप जब इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो अकेले ये माई आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा माई पर्स. इस बात को याद रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है दोनों को हमेशा साथ में रखा जाता है. तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, माई पर्स. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माई पर्स, माई पर्स. उसके बाद दूसरा नियम मैंने क्या बताया था कि नियमानुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं. अब नियमानुसार सहायक क्रिया का मतलब क्या है? नियमानुसार सहायक क्रिया का मतलब ये है कि अगर आपका ये दिया हुआ वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप सहायक क्रिया जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप सहायक क्रिया उसके बाद वाले टेंस की यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की लगाएंगे. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है, वाज और वर. अब आपको यहाँ पे वाज लगाना है या वर लगाना है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है. यू हैव टू यूज योर हेल्पिंग वर्ब एज पर द सब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, वाज. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई पर्स वाज. ठीक है. अब उसके बाद ये एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस है वो भी निगेटिव वाक्य बनेगा. तो आप यहां भी लगा दीजिए नॉट, माई पर्स वाज नॉट. तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हियर द वर्ब इज स्टील and third form would be stolen. My purse was not stolen by. अंत में मैंने क्या बताया था, एट लास्ट आपको बाई यूज करना है, और बाई के साथ जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको आपको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है. तो जो यू है ये नॉमिनेटिव केस में भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है. Whether it is in nominative case or in objective case, in both cases it is the same. There is no difference at all. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, you, क्योंकि you का ऑब्जेक्ट क्या होता है, you ही होता है. यानी you जो है नॉमिनेटिव केस में भी you होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी you होता है. तो इस तरीके से ये वाक्य आपका बन गया, my purse was not stolen by you. अगला वाक्य देखते हैं, we were not buying pencils. हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, एंड ये पेंसिल्स. ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है. रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंसिल्स. फिर सहायक क्रिया नियमानुसार. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके वाक्य में वाज वर्ब के, आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, तो पैसिव वॉइस में आपको करना इतना है कि इसी वाज वर्ब के साथ आपको बीइंग शब्द जोड़ देना है. लेकिन आपको यह देखना है कि आप यहां पे वाज लगाओगे कि वेयर लगाओगे. आपको लगाना क्या है, वाज या वेयर. तो दैट विल बी एज पर द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है, पेंसिल्स, प्लूरल, तो इसका मतलब क्या लगेगा, वर. तो आप यहां क्या लगाएंगे, वर, पेंसिल्स वर. नॉट लिखा है
अनडाउटेडली यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट लिख दो। पेंसिल्स वर नॉट। फिर उसके बाद वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब इज बाय एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बाय इज बॉट। पेंसिल्स वर नॉट बॉट एंड एट लास्ट वी यूज बाय एंड आफ्टर बाय हमको करना क्या है, वी जो कि नॉमिनेटिव केस में है इसको ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब यहां इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। तो क्या हो जाएगा, पेंसिल्स वर नॉट बॉट बाय अस। ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा, वी हैड नॉट टेकन टी बिफोर सनसेट। अब इसमें देखो, वी हैड नॉट टेकन टी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है टी। तो वी हैड नॉट टेकन टी बिफोर सनसेट। हमको ये जरूर मालूम हो जाना चाहिए कि वाक्य में कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने नियम क्या बताया, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो आप लिख दो टी। पहले आप क्या लिखेंगे, टी। उसके बाद अब ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, यानी हैड बीन। दूसरे तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ केवल बीन शब्द जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, टी हैड बीन। लेकिन आप टी हैड बीन एक साथ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वाक्य में नॉट भी आया है। तो पहले आप क्या लिखोगे, नॉट। तो क्या लिखोगे, टी हैड नॉट, उसके बाद बीन, टी हैड नॉट बीन। उसके बाद यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and third form of the verb is already here taken. T had not been taken by लगा के subject को object us, T had not been taken by us। आगे जो लिखा हुआ before sunset लिखते हैं, before sunset। T had not been taken by us before sunset। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें फ्यूचर के जो भी सेंटेंसेस हैं वह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। फॉर टिल देन, गुड लक, गुड बाय।